अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पार्ट 3 ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेस्ड अपॉन डाइस। ठीक है। अब ये आपको दिखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से ये याद भी हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा कि इन चीज़ों को याद रखना कैसे है। चलो भाई, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डाइज को डिफाइन कैसे करते हैं? डाइज ऐसे कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं कि जब आप उनका सॉल्यूशन बनाओ तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी फैब्रिक के ऊपर जाकर फिक्स हो जाएंगे, और उनकी सरफेस पर जब वो डाई फिक्स हुआ पड़ा होगा तो आप जब देखोगे तो उसकी जो सरफेस है उसका कलर बदल चुका होगा। ठीक है। तो डाइज आर सच कलर्ड कंपाउंड्स when they form a solution and the fabric is dipped in that solution, they impart a specific color to that fabric, and this is the property of dyes or the function of dyes you may call it. Requirements क्या है? डाई फास्ट हो या केमिकली स्टेबल हो। फास्ट होने का क्या मतलब है? फास्ट होने का मतलब ये है कि जब आप उसे वॉश करो क्लोथ को तो वो रेजिस्टेंट हो। ठीक है। डाई रेजिस्ट करे, वो कलर फेड होने से रेजिस्ट करे, ये होता है बेसिकली मतलब फास्ट होने का। ठीक है। और केमिकली स्टेबल हो। ठीक है। केमिकली स्टेबल हो या फास्ट हो, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अच्छे डाई के लिए। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइज। डाई ओज इट्स कलर टू अ ग्रुप नेम्ड एज क्रोमोफोर। अब मेरी बात सुनना वर्ड से, इन चीजों को पढ़ने से पहले देख लो। देखो, जो डाई है ना, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्रोमोफोर प्लस अनदर ग्रुप दैट इज ऑक्सोक्रोम। ठीक है। क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, सीए बन गया। सीए कितनी मुश्किल डिग्री है वैसे, है ना। अच्छा, अब देखो, क्रोमोफोर जो है नाम से पता चल रहा है क्रोम। ठीक है। क्रोम, क्रोम मीन्स कलर, यानी जो मेन कलर इंपार्ट करने वाला काम है वो क्रोमोफोर ने करना है। और उस कलर को, उस कलर की डेप्थ को बढ़ाना, उस कलर की डेप्थ को बढ़ाना, समझ रहे हो? उस कलर को ज्यादा स्ट्रांगली फिक्स कराना, ये किसका काम है? ऑक्सोक्रोम का काम है। अगर क्रोमोफोर ना हो तो ऑक्सोक्रोम कलर इंपार्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऑक्सोक्रोम नहीं है और सिर्फ क्रोमोफोर है, तब भी क्रोमोफोर कुछ हद तक कलर इंपार्ट कर सकता है, लेकिन वो इतना डीप नहीं होगा। वो उसकी डेप्थ ऑफ जो साइट है, डेप्थ ऑफ विजन है, वो इतनी ज्यादा नहीं होगी उस कलर की। ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब देखो, डाई ओज इट्स कलर टू क्रोमोफोर वेयर एज द फिक्सिंग प्रॉपर्टी टू ऑक्सोक्रोम। फिक्सिंग प्रॉपर्टी किसकी है? ऑक्सोक्रोम की। और पोलर ऑक्सोक्रोम ग्रुप मेक्स द डाई वाटर सॉल्युबल। अब जो ऑक्सोक्रोम ग्रुप के अंदर जो पोलैरिटी है, उसकी वजह से वो लाइक डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डाई को वाटर सॉल्युबल बना देती है। आगे चलो, क्रोमोजेन। क्रोमोजेन, अब देखो, जो ग्रुप था ना, पूरा ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोजेन। ठीक है। ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम कहते हैं क्रोमोजेन। इसका एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोजेन के अंदर होता है जी क्रोमोफोर। ठीक है। ये क्रोमोजेन है बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल उसके अंदर मौजूद क्रोमोफोर है। अब क्रोमोजेन बेसिकली वो पूरा कंपाउंड है कि जिसका एक पार्ट क्रोमोफोर कहलाता है, और उस पार्ट का काम है कलर इंपार्ट करना। कलर इंपार्ट करना क्रोमोजेन के अंदर मौजूद एक छोटा सा पार्ट जिसे हम क्रोमोफोर कहते हैं, उसका काम। अब क्रोमोजेन को डिफाइन करो, कलर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, और ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इट इज बेसिकली एन एरोमेटिक बॉडी दैट कंटेन्स द कलर गिविंग ग्रुप नेम्ड एज क्रोमोफोर। एरोमेटिक बॉडी है जिसके अंदर कलर गिविंग ग्रुप क्रोमोफोर होता है। causes the color by altering the absorption bands in visible spectrum। हम लोग बड़े ही डिटेल में पढ़ के आए हैं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन में क्या फर्क होता है। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन बैंड्स के अंदर वो अल्ट्रेशन करेगा। जब वो अल्ट्रेशन करेगा, देखो, जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है वो हमें नहीं नजर आता। जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, वो हमें नहीं नजर आती। ठीक है। और जो चीजें रिफ्लेक्ट बैक होती हैं वो चीजें हमें नजर आती हैं।
तो जब एब्जॉर्प्शन बैंड के अंदर अल्ट्रेशन होगी तो ऑब्वियस बात है, जब हम लोग देखेंगे उसे तो हमें हमारी साइट पे डिफरेंस आएगा, हमें कलर में चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्रोमोफोर का। आगे चलो, ये जो क्रोमोजन होता है ये हमेशा इसके अंदर अनसैचुरेटेड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? अनसैचुरेटेड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द क्रोमोजन। और डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उन डबल बॉन्ड्स में, जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतना हम कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है वो बढ़ रही है। यानी वो कलर जो इम्पार्ट कर रहा है उस क्रोमोफोर ने, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी अगर डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, क्रोमोफोर और उसके स्ट्रक्चर्स की तरफ। अब ये क्रोमोफोर्स बेसिकली क्या है? क्रोमोजन का एक पार्ट है, ठीक है। क्रोमोजन मेन पूरा कंपाउंड था जिसके अंदर एक पार्ट था जिसे हम क्रोमोफोर कहते थे। तो ये क्रोमोफोर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, और इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोसो ग्रुप NO, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। ये वैसे तो ये एक ऑक्साइन ग्रुप होता है अगर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड विद NOH होता तो, लेकिन NO के साथ नाइट्रोसो में हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस इस तरह याद रख लो, नाइट्रोसो को आप इस तरह भी लिख सकते हो। और जो नाइट्रो है, नाइट्रो में या तो NO2 होगा नाइट्रो क्रोमोफोर के लिए, या फिर NOOH होगा, NOOH होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्क क्या आ रहा है? बेसिकली फर्क ये आ रहा है कि यहाँ पर क्या था जी, N डबल बॉन्ड O था ना, N डबल बॉन्ड O था, इधर से सिंगल बॉन्ड था। अब हुआ सिंपल ये कि N का सिंगल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने आगे हाइड्रोजन से बॉन्ड कर लिया और नाइट्रोजन अपना दूसरा बॉन्ड इधर बना लिया। सिर्फ ये फर्क आया, सही है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो NO2 है, अब NO2 की जगह क्या बन जाएगा? एक N ने बेसिकली डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सॉरी सिंगल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, एंड साथ जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ H लगा, यानी OH के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, और एक जो बॉन्ड है वो ये वाला है, ठीक है। तो सिंपल ये हुआ है कि NO2 था, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर आप देख लो, सही है। एजो ग्रुप भी क्रोमोफोर के तौर पे एक्ट कर सकता है। एजो ग्रुप क्या होता है भाई? ये एजो ग्रुप की एग्जांपल ये बात, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? एजो ग्रुप। इथाइलिन ग्रुप, इथाइलिन का तो आपको पता ही होगा, ये क्या है जी? इथाइलिन ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, ये है जी कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन का क्रोमोफोर, उसमें ये नाइट्राइल भी आ जाता है, उसमें ये आइमाइन भी आ जाता है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन का क्रोमोफोर दो तरह के हो सकते हैं, नाइट्राइल भी हो सकता है, आइमाइन भी हो सकता है। आई वाला कह रहा हूँ, आइमाइन, ठीक है, डबल बॉन्ड है ना। अच्छा, कार्बन सल्फर का जो क्रोमोफोर है उसमें इस तरह होता है कि लाइक मीथेन थायोल हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? क्रोमोफोर्स और उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो अब इसमें MCQ के तौर पे जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये एजो है, ठीक है। एजो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। एजो ग्रुप इज रियली इंपॉर्टेंट, इसका आपको पता होना चाहिए। N डबल बॉन्ड N है इसमें, सही है। तो ये MCQ के लिए आ सकता है। आगे चलो, ऑक्सोक्रोम की डिटेल्स। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? कलर इंटेंसिफाइंग ग्रुप। मैंने क्या बोला था? डेप्थ ऑफ कलर को बढ़ाएगा कौन? ऑक्सोक्रोम। कलर इम्पार्ट कौन करेगा? क्रोमोफोर, लेकिन कलर की डेप्थ कौन बढ़ाएगा, उसकी फिक्सिंग कौन करेगा? ऑक्सोक्रोम। इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर पार्ट। रेगुलेट द solubility, रेगुलेट द solubility ऑफ दैट डाई। नो कलर इन एब्सेंस ऑफ अ क्रोमोफोर। जब क्रोमोफोर ही प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सोक्रोम अपना कोई कलर इम्पार्ट नहीं कर सकता, कैन नेवर एक्ट एज अ डाई, जस्ट लाइक एजोबेंजीन। अब एजोबेंजीन जो है ये एक क्या है? ऑक्सोक्रोम, ठीक है। अब ये खुद तो बेसिकली रेड इन कलर है, खुद तो बेसिकली ये रेड इन कलर है, लेकिन ये कलर इम्पार्ट नहीं कर सकता जब तक क्रोमोफोर अवेलेबल ना हो, ठीक है। आगे चलो, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्सेज। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सोर्सेज। नेचुरल डाइज भी होते हैं और सिंथेटिक डाइज भी होते हैं। नेचुरल डाइज को आप बायोडाइज भी कह सकते हो। डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। अब उनकी एग्जांपल देखो, प्लांट्स में हर पार्ट देख लो आप प्लांट का, सीड, रूट, स्टेम, फ्लावर, बेरी, ये सब के सब प्लांट्स के कंपोनेंट्स नेचुरल डाइज में यूज हो रहे होते हैं। आ जाते हैं जी इंसेक्ट की तरफ, कोकिनियल इंसेक्ट, ली, टायरियन पर्पल, ये सब इंसेक्ट्स की एग्जांपल में आ जाते हैं। मिनरल्स में आयरन ऑक्साइड, बफ,
ये शामिल है, फंजाई एंड लिचन्स। सही है। तो ये सब के सब हमने क्या पढ़ी है, नेचुरल डाइज की एग्जांपल्स पढ़ी हैं। चलें भाई आगे देखें, स्पेसिफाइड एग्जांपल्स देख लें नेचुरल डाइज की। एलिसैरिन ये एक रेड डाई है, इंडिगो ब्लू डाई है, लॉगवुड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, टायरियन पर्पल फ्रॉम एनिमल्स, टायरियन पर्पल आपने बेसिकली इंसेक्ट में भी देखा है। सही है। प्रशियन ब्लू, प्रशियन ब्लू बेसिकली एक इनऑर्गेनिक डाई है और ये कहाँ से मिलता है, मिनरल से मिलता है। ठीक है। इसमें जो नेचुरल डाइज होते हैं उनके लिमिटेड शेड्स होते हैं और वो इतना ड्यूरेबल नहीं होता। सही है जी। तो ये बेसिकली नेचुरल डाइज आपने पढ़ ली है। सही है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू एन एमसीक्यू, ये इंसेक्ट्स की सारी एग्जांपल्स, मिनरल्स की एग्जांपल्स, ये आपसे पूछी जा सकती हैं एज एमसीक्यूज। और ये जो स्पेसिफाइड एग्जांपल्स हैं ये तो सारी आ सकती हैं, एलिसैरिन, इंडिगो, लॉगवुड, टायरियन पर्पल, प्रशियन ब्लू। अब प्रशियन ब्लू मिलता कहाँ से है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात कि ये मिनरल से मिलता है आपको। ठीक है, प्रशियन ब्लू कलर। तो ये तीन चार बातें ऐसी हैं जो एमसीक्यूज में आने वाली हैं। चलो अब चलते हैं सिंथेटिक डाइज की तरफ। मैन मेड डाइज और आर्टिफिशियल डाइज दैट आर मेड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर कॉल्ड एज सिंथेटिक डाइज। ठीक है। दे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम इन कम्बिनेशन विद द मिनरल डिराइव्ड कंपोनेंट। किस चीज से बनी होती है भाई, पेट्रोलियम से डिराइव होती है, पेट्रोलियम। और आप आमतौर पे इसको कम्बिनेशन में यूज कर रहे होते हैं विद मिनरल डिराइव्ड कंपोनेंट। ठीक है, मिनरल डिराइव्ड कंपोनेंट के साथ कम्बिनेशन में यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, फर्स्ट मैन मेड डाई कौन सी थी, सिंथेटिक डाई, मोवरीन। ठीक है, मोवरीन। और ये बेसिकली एक एनिलीन डाई थी, इसको बनाया था विलियम हेनरी पर्क ने। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। दे आर चीपर, ब्राइटर, कलर फास्ट एंड इजी टू अप्लाई। ऑब्वियस बात है जो नेचुरल डाइज हैं, ठीक है, अब उनको इतना आसान नहीं है अप्लाई करना। ठीक है, उनसे प्रॉपर उनको जो है वो प्योरीफाई करना, फिर उस डाई को जो है वो यूज़ करने के काबिल बनाना वगैरह वगैरह, वो ज़्यादा टफ काम है और वो कॉस्टली भी ज़्यादा है। ये चीपर है, ये ब्राइटर कलर्स देता है, ये कलर फास्ट है और इजी टू अप्लाई है जो सिंथेटिक डाइज है। अब इसमें क्या क्या शामिल है, एसिडिक डाइज, बेसिक डाइज, एजो डाइज, मॉडर्न डाइज, ये सब शामिल है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो एमसीक्यू के लिहाज से ये देख लो कि इसमें एमसीक्यू क्या पूछा जाएगा, ये मोवरीन। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है और बस इसमें से मेन जो बात पूछी जाने वाली है वो मोवरीन ही है। सही है। और ये साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है। ये एनिलीन डाई थी जो सबसे पहली दफ़ा बनाई गई। सही है। तो ये बातें थी। आगे चलो, क्लासिफिकेशन बाय क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोर्स की बेसिस पर क्लासिफिकेशन। सही है। चलो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास आ जाता है नाइट्रो एंड नाइट्रोसो। ये पहला ग्रुप या फिर पहली क्लास है बेस्ड अपॉन क्रोमोफोर। ठीक है, ये आप क्रोमोफोर्स के लिहाज से बात कर रहे हो। नाइट्रो एंड नाइट्रोसो ग्रुप्स आर क्रोमोफोर्स इन दिस क्लास। और इसमें नेफ्थोल येलो एंड मोर्डेंट ग्रीन ये शामिल है। अब इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको आने चाहिए। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको कुछ हद तक आने चाहिए। पूछा जा सकता है आपको एमसीक्यूज में 4 स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएं तो आपसे पूछा जाए कि नेफ्थोल येलो कौन सा है, मॉडर्न ग्रीन कौन सा है, तो वो आपको अच्छे से पता हो। सही है। अब एक बात, नेफ्थोल येलो जो है इसके अंदर जो क्रोमोफोर है वो कौन सा है, नाइट्रो। नाइट्रो क्रोमोफोर इज प्रेजेंट इन नेफ्थोल येलो। अच्छा, जो स्ट्रक्चर वाले एमसीक्यूज हैं वो लेस लाइकली होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांस नहीं है कि भी स्ट्रक्चर वाले एमसीक्यूज हैं, लेकिन एटलीस्ट ये बात वो ज़रूर पूछ सकता है कि जो नेफ्थोल येलो है उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, उसके अंदर नाइट्रो ग्रुप है एज अ क्रोमोफोर। जबकि जो मोर्डेंट ग्रीन है इसके अंदर कौन सा क्रोमोफोर है, इसके अंदर नाइट्रोसो क्रोमोफोर। ठीक है। अब ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब की सब आपकी टेक्स्ट बुक में से ही हैं। ठीक है, कोई एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो ग्रुप्स। और इसमें हम लोगों ने एमसीक्यू के लिहाज से देख लिया कि नेफ्थोल येलो जो है वो नाइट्रो क्रोमोफोर के साथ है, मोर्डेंट ग्रीन जो है वो नाइट्रोसो क्रोमोफोर के साथ है। आगे चलो, एजोडाइज। एजोडाइज में सबसे पहली बात ये आती है
दे कंटेन वन और मोर एजो ग्रुप्स। एजो ग्रुप्स क्या होते हैं? ये एन डबल बॉन्ड, एन दोनों तरफ से एक बॉन्ड खाली वाला। एज द प्राइमरी क्रोमोफोर, यानी क्रोमोफोर भी एक चीज के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्राइमरी क्रोमोफोर, सेकेंडरी क्रोमोफोर, टर्शरी क्रोमोफोर, ठीक है। अब प्राइमरी क्रोमोफोर जो है वो मेन क्रोमोफोर होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पर एजो ग्रुप होगा इन केस ऑफ एजोडाइज, ठीक है। ये दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं हम, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर एजो ग्रुप होगा। आगे चलो, ऑक्सोक्रोम क्या क्या हो सकते हैं जी? NH2, NR2, OH, SO3H, ठीक है। इनमें से कुछ भी ऑक्सोक्रोम के तौर पे इनके अंदर पाया जा सकता है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास और ग्रुप, एजोडाइज जो हैं ये लार्जेस्ट क्लास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास भी है, ठीक है। कॉटन पे प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आइस कलर्स इंपार्ट करता है। ये दो बातें, कॉटन पे, कॉटन जो क्लॉथ है उसके ऊपर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और आइस कलर्स इंपार्ट करते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड हाउ? दे आर प्रिपेयर्ड बाय डाई एजोटाइजिंग द एरोमेटिक अमाइन इन डायजोनियम सॉल्ट। इसको आप आगे जाकर देखोगे कि कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। डाई एजोटाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे आप गुजारते हो एरोमेटिक अमाइंस को। कैसे? डायजोनियम सॉल्ट्स के अंदर ऐड करके। आगे चलो, पैरा रेड, सबसे पहली एग्जांपल एजोडाइज की है पैरा रेड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एजोडाई दैट वाज प्रिपेयर्ड, एंड इसमें क्या होता है? रिएक्शन ऑफ डाई एजोटाइज्ड पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के साथ NH2 लगाओ, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगाओ तो बन जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। और डाई एजोटाइज्ड फॉर्म की बात हो रही है, डाई एजोटाइज्ड फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन था पहले, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये पहले पैरा नाइट्रो एनिलीन था, इसमें NH2 था। ये हाइड्रोजन निकल गया, इसने नाइट्रोजन नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बना लिया, और ये बेसिकली आ गया एक आपके पास ग्रुप, दैट इज बीटा नेफ्थोल। बीटा नेफ्थोल, रिएक्शन ऑफ डाइazotized पैरा नाइट्रो एनिलीन विद बीटा नेफ्थोल ऑन फैब्रिक। सही है, ये बेसिकली फैब्रिक का पार्ट था, ये बेसिकली पैरा रेड डाई था। और ये पैरा रेड किसकी बेसिकली वो है? सब क्लास है एजोडाइज की। अब एजोडाइज की सब क्लास है तो यहाँ पर एजो ग्रुप होना लाजमी था, जो कि आप देख सकते हो। सही है। अब ये स्ट्रक्चर तो बड़ा ही सिंपल था, बीटा नेफ्थोल सिर्फ याद करने वाला है, बाकी तो आपको पता होना चाहिए, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। पैरा रेड है तो इस तरह याद रख लो, पैरा नाइट्रो एनिलीन। सही है, आर में, रेड में आर है और नाइट्रो में भी आर है, इस तरह कर लो। आगे चलते हैं, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, अच्छा मिथाइल ऑरेंज में क्या है? अब देखो, जो इसका ओरिजिनल कलर है ना मिथाइल ऑरेंज का, दैट इज ऑरेंज कलर, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ऑब्टेन किससे होता है? फ्रॉम सल्फेलिनिक एसिड। सल्फेलिनिक एसिड, ठीक है। ये बात इसमें याद रखने वाली मेन। इम्पार्ट्स ऑरेंज कलर टू वूल एंड सिल्क। वूल और सिल्क जो है उनको ऑरेंज कलर इम्पार्ट करेगा। यहां तक कोई बात इतनी मुश्किल नहीं थी। यहां से बात मेन आती है, एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे इसको यूज किया जाता है, लेकिन क्यों? जब आप मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो रेड कलर इंपार्ट करेगा, जब आप मिथाइल ऑरेंज को बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो येलो कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है। जब आप मिथाइल ऑरेंज में अगर आप कोई एसिडिक सोल्यूशन का कोई ड्रॉप डालोगे तो उसका कलर ऑरेंज से रेड हो जाएगा, और अगर आप मिथाइल ऑरेंज में कोई बेस के ड्रॉपलेट्स डालोगे तो उसका कलर ऑरेंज से येलो हो जाएगा। क्या जी? चलो, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ये है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये एजोडाइज की ही एग्जांपल है, तो एजोडाइज में क्या होना चाहिए? ये वाला ग्रुप तो लाजमी होना चाहिए। अब ये ग्रुप आपने दिखा दिया जी, दिखा दिया बिल्कुल। सल्फेलिनिक एसिड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फेलिनिक एसिड। अब ये क्या है जी? ये सल्फेलिनिक एसिड था, बेसिकली SO3H के साथ यहाँ पर NH2 लगा हुआ था, इसको उन्होंने सल्फेलिनिक एसिड कहा, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्राईमिथाइल एनिलीन कह लो इसको, इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको हटा दो फिलहाल तो ये बेसिकली 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं और एक नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। तो अगर आप सिर्फ यहाँ तक देखो तो पहले ये क्या था? एनिलीन, NH2, और अगर वो सारे हटाकर आप बेसिकली ये लगा रहे हो तो ट्राईमिथाइल एनिलीन कह लो। सही है, तो ये वैसे एक्स्ट्रा इन्फो के तौर पे था।
इस साइड पे आपने ये ग्रुप रखना है, इस साइड पे आपने ये सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट रखना है और इस साइड पे आपने क्या रखना है, NCH3 होल ट्राइस। ठीक है। अब जब आप इसमें एसिड डालोगे, तो ग्रुप में क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो एसिड डाला है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स ऐड किए, अब SO3H तो उसी तरह रहेगा, ये अपना प्रोटॉन लूज नहीं कर पाएगा ना, ऑलरेडी बाहर इतने प्रोटॉन्स हैं तो ये अपना प्रोटॉन कैसे लूज कर सकता है। ठीक है, बुक में ये गलत बना हुआ है, बुक में यहाँ पे भी SO3 के साथ नेगेटिव बना हुआ है, हालांकि यहाँ पे SO3H ही होना चाहिए, ये ग्रुप रिटेन रहेगा। जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब आप हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गए, बॉन्ड सिंगल हो गया। अब ये नाइट्रोजन जो है, ये जो एरोमेटिसिटी है ये लॉस्ट हो जाएगी, एरोमेटिसिटी जो है ये क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। अब एरोमेटिसिटी जैसे ही लॉस्ट हुई तो ये जो है ना नाइट्रोजन, इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड अपना यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, और जो एक प्रोटॉन था उसने आकर इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और दूसरा चेंज यहाँ पर ये आया कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया। इन शॉर्ट आपने ये समझ लेना है कि जब आप एसिड डालोगे तो जो SO3H वाली साइड है, उस साइड का जो नाइट्रोजन है वो अपने एक हाइड्रोजन को कंबाइन कर लेगा, दूसरी साइड का जो उसके साथ वाला नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड, वहाँ का भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कर लेगा अपने साथ वाले कार्बन से। उसके बाद प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दे के ये वाला एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। सही है, तो ये एसिड के केस में चेंजेस है। और बताओ भाई, एसिड जब है यहाँ पर, ये तो ऑरेंज कलर था, ये तो ऑरेंज कलर था, ये न्यूट्रल फॉर्म थी। जब आपने इसमें एसिड डाला तो ये कलर किस में चेंज होगा बताओ, रेड में। किस में चेंज होगा, रेड में। ठीक है, और आपने बेस डाला है तो बेस से कलर किस में चेंज होगा, और येलो में, ऑरेंज से येलो में। अब बेस में क्या होगा, बेस में सिंपल एज दैट के SO3H जो है वो अपना प्रोटॉन लूज कर देगा, बेसिक मीडियम में जाके अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा और प्रोटॉन लूज कर देगा। ठीक है, और SO3 नेगेटिव बना देगा, सिंपल एज दैट, ये इतना होगा। तो आई होप आपको इन बातों के साथ मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी याद हो गया होगा, एसिड में डालोगे तो क्या चेंजेस आएंगे और बेस में डालोगे तो क्या चेंजेस आएंगे, ये भी याद हो गए होंगे। सही है, चलो आगे चलते हैं। दैट इज कॉन्गो रेड, दैट इज कॉन्गो रेड। इसके अंदर दो एजो ग्रुप्स होते हैं, ये देखो, ये ग्रुप, ये ग्रुप क्या है, दो एजो ग्रुप्स हैं। कपलिंग टेट्रा azotized benzidine with two molecules of naphthenic acid, coupling tetraazotized benzidine with two molecules of naphthenic acid। अब नेफ्थियोनिक एसिड क्या है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, दीज आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नेफ्थियोनिक एसिड। और जो ये सेंटर वाला पार्ट है, दिस वाज नेम्ड एज टेट्राएजोटाइज्ड बेंजीडीन, टेट्राएजोटाइज्ड बेंजीडीन। और इसके साथ दो मॉलिक्यूल्स किसने कंबाइन किए, नेफ्थियोनिक एसिड के। तो आपको क्या मिला, कॉन्गो रेड, कॉन्गो रेड। तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर ही बताया गया इसमें टोटल, और तो कुछ भी नहीं बताया गया। तो मेन बात इसमें ये है कि दो एजो ग्रुप्स हैं। सही है, दो एजो ग्रुप्स हैं और इसको बनाया किससे गया है, टेट्राएजोटाइज्ड बेंजीडीन और दो मॉलिक्यूल्स नेफ्थियोनिक एसिड के। अब इनको याद कैसे करना है, अभी यहाँ तक तो आई होप आपको चीज़ें याद हो ही गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इतना मुश्किल नहीं आया, ये थोड़ा सा मुश्किल आया अब कॉन्गो रेड में। तो इन चीज़ों को याद ऐसे करना है कि एक तो ये कि स्ट्रक्चर चलो ना भी करो ना इसका, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्ट्रक्चर कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। पता है क्यों, जब आप स्ट्रक्चर करोगे ना तो आपको ये नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अगर आप सिर्फ नाम रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तब आपको तो ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर आप स्ट्रक्चर भी एक दफ़ा देख लोगे ना कि हाँ ये देखो, ये जो है वो बेसिकली टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन किसको कह रहे हैं भाई, इस पार्ट को कह रहे हैं, इस पार्ट को नेफ्थियोनिक एसिड और इस पार्ट को नेफ्थियोनिक एसिड कह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो माइंड एक्सेप्ट कर ही जाएगा कि अच्छा ये कुछ है कॉन्गो रेड में। अगर आप सिर्फ उसको फीड करोगे भाई टेट्राएजोटाइल बेंजीडीन विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नेफ्थियोनिक एसिड, तो उसको क्या ही याद रहेगा। तो इस लिहाज से थोड़ा सा खुद के लिए आसानी पैदा करो। आप वैसे तो आप ये सोचोगे भाई कि ये स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा याद करना पड़ा, भाई एक्स्ट्रा नहीं याद करना पड़ा, इस स्ट्रक्चर से इन बातों की कुछ ना कुछ हद तक सेंस बन रही है। सही है, अच्छा वैसे जो एमसीक्यू आएगा इसमें से वो इनमें से आ सकता है। ठीक है, इन तीन लाइंस में से। आगे चलो, बिस्मार्क ब्राउन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, एजोडाइज की टाइप्स पढ़ रहे हैं फर्दर, यानी आप सब क्लास पढ़ रहे हो, सब क्लास ऑफ एजोडाइज पढ़ रहे हो। बिस्मार्क ब्राउन,
It is obtained by coupling tetraazotized M-diaminobenzene with two molecules of M-diaminobenzene। अब ये देखो, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको वो कह रहा है कि टेट्रा एजोटाइज्ड एम डायमाइनोबेंजीन है ये, एम डायमाइनोबेंजीन का टेट्रा एजोटाइज्ड फॉर्म, और दो मॉलिक्यूल्स इसके साथ किसने कंबाइन किए, एम डायमाइनोबेंजीन ने। अब ये क्या है जी, यहां से यहां तक देखो अगर आप, तो ये जी अमाइनो ग्रुप है और ये इसकी ऑर्थो, ये इसकी मेटा पोजीशन, मेटा डाई अमाइनो बेंजीन। ठीक है जी, मेटा डाई अमाइनो बेंजीन है ये, सही है। अब ये इसका एक मॉलिक्यूल है, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल है। कपल किसके साथ हुआ गया भाई, टेट्रा एजोटाइज्ड फॉर्म ऑफ एम डायमाइनो बेंजीन, सही है। तो ये क्या है जी, बिस्मार्क ब्राउन कलर है, ये बूट पॉलिशेस वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, बूट्स वगैरह में। तो ये बिस्मार्क ब्राउन का रोल है। अब इसमें भी आपने याद यही रखना है, छोटा सा ये स्ट्रक्चर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एम डायमाइनोबेंजीन ये है, एक एम डायमाइनोबेंजीन ये है, और ये कंबाइन कैसे हुए हैं भाई, टेट्रा एजोटाइज्ड फॉर्म ऑफ एम डायमाइनोबेंजीन से। आगे चलो, ट्राई एराइल मीथेन डाइज, ट्राई एराइल मीथेन डाइज, इसमें बेसिकली ट्राई एराइल मीथेन को वो क्या कह रहे हैं, ये क्रोमोफोर है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे भाई, एक दफा दोबारा से आओ, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन क्रोमोफोर्स। अब क्रोमोफोर में सबसे पहले हमने पढ़ा नाइट्रो और नाइट्रोसो, फिर हमने पढ़ा एजोडाइज, एजोडाइज में सबसे पहले हमने पढ़ा पैरा रेड, पैरा रेड में पैरा लफ्ज जो आ रहा है वो पैरा नाइट्रो एनिलीन से आ रहा है। उसके साथ कंबाइन क्या किया गया भाई, बताओ, उसके साथ कंबाइन किया गया बीटा नेफ्थोल ग्रुप ऑफ फैब्रिक। आगे चलो, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो सल्फेनिक एसिड से मिलता है, और इसका एसिड में जब आप कन्वर्ट करते हो तो रेड कलर देता है, ऑरेंज से रेड हो जाता है, और बेस में कन्वर्ट करते हो तो ऑरेंज से येलो हो जाता है। इतनी बातें भी बताओ, एसिड बेस इंडिकेटर है और इनफ रहेगा। आगे कॉन्गो रेड, ये भी एजोडाइज की टाइप थी, इसमें लेकिन दो एजो ग्रुप्स थे, ठीक है, डाई एजो ग्रुप। अब आ जाते हैं जी, कैसे बनता है कपलिंग, टेट्रा एजोटाइज बेंजीडीन विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नेफ्थियोनिक एसिड, तो ये नेफ्थियोनिक एसिड एक, ये नेफ्थियोनिक एसिड दो, और ये टेट्रा एजोटाइज्ड बेंजीडीन, ठीक है। बिस्मार्क ब्राउन, इसमें टेट्रा एजोटाइज्ड एम डायमाइनोबेंजीन होता है। अब ये है जी बेसिकली टेट्रा एजोटाइज्ड एम डायमाइनोबेंजीन, और ये इसके तरफ दोनों तरफ जो है वो एम डायमाइनोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। आगे चलो, ये अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द क्रोमोफोर, और वो है ट्राई एराइल मीथेन डाई, ट्राई एराइल मीथेन डाई। इसमें ये होता है, सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो तीन एरोमेटिक रिंग्स के साथ बॉन्डेड है। अब ये इसकी निशानी है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो सेंट्रल कार्बन एटम है तीन एरोमेटिक रिंग्स के साथ बॉन्डेड होगा, दिस इज ट्राई एराइल, ट्राई एराइल, ठीक है। क्यों कहा है कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके साथ तीन जो है वो एरोमेटिक रिंग्स लगे होंगे, out of which one ring is of quinoid form, one ring is of quinoid form, that is the chromophore, ठीक है। quinoid form is basically the chromophore here। oxochromes can be NH2 NR2OH, ठीक है, ये नॉर्मली एक जैसे ही हो रहे होते हैं। मेलाचाइट ग्रीन इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एराइल मीथेन डाई, ठीक है, सब क्लास की तरफ अब हम आ रहे हैं। मेलाचाइट ग्रीन, अब ये देखो, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, एक दो और तीन बेसिकली एरोमेटिक रिंग्स के साथ बॉन्डेड है। और मैलाचाइट ग्रीन का जो कलर है डीप ग्रीन ब्लू कलर, डीप ग्रीन ब्लू कलर, कलर फेड्स इन लाइट, जब आप लाइट ज़्यादा करते हो, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो कलर फेडिंग होने लग जाता है। डायरेक्ट डाई फॉर वूल एंड सिल्क, ठीक है, डायरेक्ट डाई फॉर वूल एंड सिल्क। डायरेक्ट डाई का मतलब आप सीधा सीधा उस क्लोथ को इंसर्ट कर दोगे मैलाचाइट ग्रीन में, और आपको जो है वो डाई जो है वो अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली, सही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर गौर से देखना चाहो, देखने के भी नहीं, गौर से देख लेते हैं यार। ये सिंपल फिनाइल ग्रुप लगा है। अब इसमें ये सिंपल नहीं है, इसमें NR2 यानी NH3 होल 2 है, ठीक है, तो ये दूसरा है। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आता है, कॉम्प्लेक्सिटी, डबल बॉन्ड, और इस तरफ से भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। अब एक तो बात ये याद रख लेनी है कि चार डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, चार डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो ये है वही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, और साथ Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है जी, मेलाचाइट ग्रीन। मेलाचाइट ग्रीन खुद किसकी सब क्लास है, ट्राई एराइल मीथेन फॉर्म ऑफ डायर्स की, सही है। और ये आपको मैंने दिखा दिया कि कार्बन तीन अदर एरोमेटिक रिंग्स के साथ बॉन्डेड है। आगे चलो, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। अब
फिनोफ्थलीन में ये जो थलीन है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द फिथैलिक एनहाइड्राइड, और फिनोल जो है वो फिनोल से आया। यही इसकी क्या है, प्रेपरेशन है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फिथैलिक एनहाइड्राइड, फिथैलिक एनहाइड्राइड, फिथैलिक एनहाइड्राइड का 1 मोल और 2 मोल आपने किसके ले लेने हैं, फिनोल के, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट 120 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखो, ये 2 मोल है किसके, फिनोल के, ये 2 मोल के किसके हैं, फिनोल के। और ये क्या है भाई, ये फिथैलिक एनहाइड्राइड है, ये क्या है जी, फिथैलिक एनहाइड्राइड है। अब मुझे ये बताओ, फिथैलिक एसिड का जो फॉर्मूला था वो था COOH, COOH, सही है। अब अगर इसी फिथैलिक एसिड को आप ऐसे लिखो, ठीक है, कि ये है जी कार्बन, ये है जी एक ऑक्सीजन, ये है जी दूसरा ऑक्सीजन, और ये इसके साथ आते लगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिथैलिक एनहाइड्राइड, फिथैलिक एनहाइड्राइड, सही है। सॉरी, यहाँ पर ना बेसिकली डबल बॉन्ड होना था, ये देखो, कार्बन का एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है, और ये दूसरा ऑक्सीजन है, और ये इसने ऐसे बॉन्ड किया हुआ है, सही है। तो ये बेसिकली क्या है, फिथैलिक एनहाइड्राइड्स है, सही है। अब ये जो बेसिकली बॉन्ड था विद ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड, ये हम लोगों ने डायरेक्ट बना दिया, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, स्ट्रक्चर का पूरा पार्ट है। तो आप वैसे ये करोगे कि ऑक्सीजन फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन इधर लगा है, ठीक है, वो कार्बन इधर लगा है। और ये कैसे भाई, ये जो COOH था, ये C डबल बॉन्ड OH था, H निकल गया और उसकी जगह C आके लग गया इससे, ठीक है। और ये C ऐसे लगा कि एक बॉन्ड इसने इधर भी बनाया हुआ था, एक बॉन्ड इसने इधर भी बनाया हुआ, सही है। ये थोड़ा सा मैंने आपको याद कराने के लिए ज़्यादा बताया। अच्छा, फिथैलिक एनहाइड्राइड वाला पार्ट यहाँ तक समझ लो, ठीक है। और ये दो फिनोल्स लगे हैं, सही है। तो ये फिनोफ्थलीन है, और फिनोफ्थलीन का जो अपना कलर होता है वो पिंक होता है, फिनोफ्थलीन पिंक, सही है। आगे चलो, एंथ्राक्विनोन डाइज, एंथ्राक्विनोन डाइज, इसमें क्विनोन जो लफ्ज है उससे याद रखना, पैराक्विनोइड क्रोमोफोर होता है, पैराक्विनोइड क्रोमोफोर होता है, ठीक है। बेसिकली क्विनोन क्या होता है, फिनोल की जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो ना तो आपको क्या मिल जाता है, एक सेकेंड, फिनोल की जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो, फिनोल में क्या होता है, OH लगा होता है, फिनोल की ऑक्सीडेशन से क्या मिल जाता है आपको, पैराबेंजोक्विनोन मिल जाता है, पैराबेंजोक्विनोन। अब ये क्या है जी, एक अदद क्विनोन है, क्या है, क्विनोन, पैराक्विनोइड क्रोमोफोर अगर आप कहोगे तो ये पैरा पोजीशन पर आप इस तरह करके इमेजिन कुछ ना कुछ कर सकते हो। इज प्रेजेंट इन एंथ्रासीन टाइप ऑफ डाइस, ठीक है, एंथ्रासीन टाइप ऑफ डाइस। अब देखो एंथ्रासीन क्या होता है, एंथ्रासीन में बेसिकली 3 बेंजीन थे जो सीधे सीधे लगे हुए थे, सही है। अब देखो सबसे पहली इसकी एग्जांपल आती है, सब क्लास आती है एलिजेरिन, एलिजेरिन ये हमने कहाँ पढ़ी है, ये लफ्ज हम पढ़ के आए हैं नेचुरल, नेचुरल डाइज में, ठीक है, बायोडाइज, नेचुरल डाइज में एलिजेरिन। टिपिकल एंथ्राक्विनोन डाई है ये, फॉर्म्स रूबी रेड क्रिस्टल्स, रूबी रेड क्रिस्टल्स, हम ये भी पढ़ के आए थे कि एलिजेरिन का जो कलर है वो रेड है। डिजोल्व इन एल्कली टू गिव पर्पल सॉल्यूशंस, जब आप इसको एल्कली में डिजोल्व करते हो जिस तरह NaOH हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, एक पर्पल सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, नेफ्थलीन नॉर्मली 3 जो है वो रिंग्स अटैच होते हैं, 3 रिंग्स तो आप बना लोगे। इसको भी आपने बेंजीन की तरह रखना है, इसको भी बेंजीन की तरह रखना है। जो सेंटर वाला रिंग है इसमें आपने सिंपल इतना करना है कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो। मैंने आपको क्या बताया था, फिनोल की ऑक्सीडेशन वाला जो रिएक्शन था उससे याद रख लो, ये यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, और ये जो दरमियान वाला रिंग है, दिस इज बेसिकली द पैराक्विनोइड रिंग, जिसको आप क्रोमोफोर के तौर पर रिगार्ड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, और एक बात याद रखना कि ये जो एक साइड का ये है ना बेंजीन, उसके साथ दो दो OH लगे होंगे, लाइक जिस तरह रिसोर्सिनोल, सॉरी कैटिकोल है ना, कैटिकोल, उसमें क्या होता है, दो OH इकट्ठे इकट्ठे करीब करीब लगे होते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे दो OH लगे होंगे, सही है। तो ये आपने क्या समझ लिया, एलिजारिन का स्ट्रक्चर समझ लिया। आगे चलो, इंडिगो डाई, इंडिगो डाई एक अलग क्लास है, ठीक है। जो एंथ्राक्विनोन डाइज है वो यहाँ खत्म हो गई है, एलिजारिन उसकी एग्जांपल हमने पढ़ ली है। अब आ जाते हैं इंडिगो डाई की तरफ।
इंडिगो डाई में क्या होता है, कार्बोनाइल क्रोमोफोर, ये बात याद रखना, कार्बोनाइल क्रोमोफोर है इसमें। इट इज यूज फॉर डाइंग कॉटन बाय वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस क्या होता है अभी हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है, वेट डाइज की एग्जांपल में। चलो, इंडिगो डाई में सबसे पहले तो आप देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आप देखो स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन ने एक तरफ कार्बोनाइल से बॉन्ड किया, एक तरफ अमाइनो से बॉन्ड किया, एक तरफ कार्बोनाइल से बॉन्ड किया, एक तरफ अमाइनो से बॉन्ड किया, और ये साथ साथ वाले कार्बन हैं, साथ साथ वाले कार्बन ने। अब वो कार्बोनाइल और अमाइनो जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं वाया दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जो कार्बोनाइल और अमाइनो हैं ये आपस में लिंक कैसे हैं, इनके थ्रू लिंक है, ठीक है। सेम इसी तरह जो इसका दूसरी साइड है उसमें भी सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कार्बोनाइल ऊपर था, इसमें अमाइनो ऊपर, NH ऊपर है, इसमें NH इधर था नीचे था, और इसमें कार्बोनाइल नीचे है, सही है। सिर्फ ये थोड़ा सा रखना है आपने फर्क। और ये किसका स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, इंडिगो ब्लू का, इंडिगो ब्लू का। जब आप इसकी रिडक्शन करवाओगे वाया सोडियम सल्फाइड बाथ, ठीक है, तो जब रिडक्शन कराओगे वाया रिड्यूसिंग एजेंट जिस तरह NaHS है, तो आपको इंडिगो कलरलेस या वाइट होता नजर आएगा, ब्लू से कलरलेस की तरफ रंग शिफ्ट होने लग जाएगा। और इसमें फर्दर क्या चेंजेस आएंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। आपको मैंने क्या कहा था, जो क्रोमोफोर है उसके अंदर क्या होती है, अनसेचुरेशन। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या फिर कॉन्जुगेशन होगी उतना हम कहेंगे कि भाई उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ कलर ज़्यादा है। अब ये देखो, ये जैसे ही बॉन्ड टूटा अनसेचुरेशन कम हुई, ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ अनसेचुरेशन था ये ख़त्म हो गया। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि अनसेचुरेशन बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि देखो जो जहाँ ये वाला बॉन्ड टूट रहा है वहां पर ये नया बॉन्ड बन रहा है और ये नया बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जो सेंटर ऑफ अनसेचुरेशन था ना वो तो खत्म हो गया ना, जो पहले सेंटर बना हुआ था। तो इस वजह से हम लोग इसको कलरलेस की तरफ ले गए। अच्छा, और याद रखना यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना आएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दोगे, बॉन्ड सिंगल कर दोगे, ये वाला बॉन्ड डबल कर दोगे कार्बन कार्बन, और ये वाला बॉन्ड डबल कर दोगे कार्बन कार्बन, ठीक है, ये और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस इतना फर्क आएगा इंडिगो कलरलेस में। अब जब आप कलरलेस फॉर्म को वापस से ब्लू फॉर्म में लेके जाना चाहते हो तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो या एयर का ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हो, और इससे वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू फॉर्म में, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू फॉर्म में। तो जब आपने इंडिगो डाई को अप्लाई करना होता है तो कैसे अप्लाई करते हो भाई, कुछ पता है? इंडिगो डाई को जब आपने अप्लाई करना होता है तो कैसे अप्लाई करते हो, आप करते ये हो कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म है उसका आप सोल्यूशन लेते हो, आप इसको पहले रिड्यूस करते हो, रिड्यूस फॉर्म में उसका सोल्यूशन ले लेते हो, उसके अंदर क्लोथ्स को सोक कर देते हो, जो भी आपके क्लोथ्स हैं, ठीक है, उनको आप इसके अंदर सोक कर देते हो। और जब आप क्लोथ्स को सोक कर लेते हो, क्लोथ्स के ऊपर अच्छे से ये वाला जो डाई अप्लाई हो जाता है रिड्यूस फॉर्म में, तो फिर आप इसको एयर में रख देते हो ड्राई होने के लिए, एयर में रख देते हो ड्राई होने के लिए। जब आप एयर में उसको खुश्क होने के लिए रखते हो तो वो ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद है उसके थ्रू वापस इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और वो जो डाई उसके ऊपर मौजूद था पहले रिड्यूस फॉर्म में वो उसके ऊपर सही प्रॉपरली स्टिक होकर ऑक्सीडाइज फॉर्म यानी ब्लू कलर इंपार्ट कर देता है सरफेस ऑफ द क्लोथ्स को, सही है। आगे चलो, क्लासिफिकेशन बाय मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कि डाई का मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है उसकी बेसिस पर भी एक क्लासिफिकेशन की पूरी कैटेगरी मौजूद है। सबसे पहली बात डायरेक्ट डाइज, सबसे पहली बात आ जाती है डायरेक्ट डाइज। डायरेक्ट डाइज में वी डाई कॉटन डायरेक्टली विदाउट एनी एडिशन ऑफ एनी मोर्डेंट। मोर्डेंट क्या होता है कि अगर कोई डाई फैब्रिक के साथ कंपैटिबल ना हो, मतलब उनके दरमियान कोई एफिनिटी ही ना हो, तो आप एक थर्ड पार्टी का यूज करते हो जो इन दोनों के दरमियान एफिनिटी बना के देती है, जो इन दोनों के दरमियान एफिनिटी बना के देती है, उसको हम कहते हैं मोर्डेंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मोर्डेंट, जो फाइबर की एफिनिटी डाई के साथ अलाइन करती है, इनके आपस में बाइंड करने का काम करती है, ठीक है। तो वैसे तो अब ये डायरेक्ट डाई है इसलिए इसमें कोई मोर्डेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। दे आर जनरली एजो डाइज, मतलब इसमें जो क्रोमोफोर होता है वो नॉर्मली एजो क्रोमोफोर होता है। सॉल्युबिलिटी इन बोथ रिड्यूस्ड, सॉरी, सॉल्युबिलिटी इन बाथ रिड्यूस्ड बाय एडिंग द सॉल्ट। जो आप डाई बाथ होता है, ठीक है, लाइक आपने देखा होगा वो जो कपड़ों को बेसिकली डाई कर रहे होते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है,
उसके अंदर जो सोल्यूशन मौजूद होता है ना उसको आप डाई बाथ कहते हो। क्या कहते हो? डाई बाथ। अब उस डाई बाथ में उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको रिड्यूस करने का क्या तरीका होता है? सॉल्ट की एडिशन। सॉल्ट की एडिशन, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो सोल्यूशन में ही ना पड़ा रहे, आप चाहते हो कि वो क्लॉथ के ऊपर एब्जॉर्ब हो, तो इसलिए आप उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है वो कम कर देते हो बाय एडिंग द सॉल्ट। डायरेक्ट इमर्जन इन वाटर सोल्यूशन ऑफ डाई, डायरेक्टली आप उस क्लॉथ को अंदर डाल देते हो वाटर सोल्यूशन ऑफ डाई में, सही है। इसके अंदर एसिडिक या बेसिक ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स होते हैं, एसिडिक या बेसिक ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स होते हैं जो कि ऑपोजिट पोलर ग्रुप्स इन द फाइबर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट डाई के अंदर का जो ऑक्सोक्रोम है वो क्या करेगा, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, वो देखेगा अपने अकॉर्डिंग जो ऑपोजिट पोलैरिटी वाला ग्रुप मौजूद होगा उस फाइबर के ऊपर, उस कॉटन फाइबर के ऊपर, उसके साथ ही इंटरेक्शन करेगा, और इन ऑपोजिट पोलैरिटी के ग्रुप्स की इंटरेक्शन की वजह से वो डाई प्रॉपरली अप्लाई हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगी उस कलर की। मार्टियस येलो, डायरेक्ट ऑरेंज 26, डायरेक्ट ब्लैक 22, ये जो है वो टिपिकल एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट डाइज की, डायरेक्ट डाइज की। आगे चलो, डिस्पर्स डाइज। डिस्पर्स डाइज देखो, डिस्पर्स डाइज क्या होते हैं? अब एक डाई है जो बेसिकली वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन जब आप उसको वाटर में डालोगे तो वो एक कोलॉइड सा बना देगा, ठीक है, कोलॉइड बना देगा। लाइक जब आप डाई को वाटर में, डाई के पार्टिकल्स को डिस्पर्स करोगे, इसीलिए हम इसको डिस्पर्स डाइज कहते हैं, क्योंकि वो द पार्टिकल्स ऑफ दिस डिस्पर्स डाइज आर डिस्पर्स्ड इन द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ कोलॉइड, ठीक है, कोलाइड की फॉर्म में ये डिस्पर्स हो जाते हैं इसके पार्टिकल्स। प्लास्टिक, सेल्यूलोज, एसीटेट, पॉलीएस्टर्स, नाइलॉन, ये डिफिकल्ट होते हैं, इनको डाई करना आसान नहीं होता, ठीक है, तो इस काम के लिए आप डिस्पर्स डाइज का इस्तेमाल करते हो। डिस्पर्स डाइज कैसे अप्लाई होते हैं? देखो, ये फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स होते हैं, फाइनली डिवाइडेड मटेरियल्स होते हैं, और जब आप इसके अंदर आप ये प्लास्टिक, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, पॉलीएस्टर्स, नाइलॉन को डालते हो तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनके फाइबर्स पे, क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब आप उनका सॉलिड सोल्यूशन बनाते हो, ठीक है। और दिस डाई डिजॉल्व्स इनटू द फाइबर नियर द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर, ठीक है, वो जो पॉलीमर आपने यूज किया है उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर के करीब करीब जाकर डाई डिजॉल्व होता है। ये बात एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्पर्स डाइज में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल्स देख लो, डिस्पर्स रेड 4, डिस्पर्स रेड 77, डिस्पर्स ऑरेंज 25, डिस्पर्स ब्लू 27। कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है नंबर याद करने की, वैसे एग्जांपल्स हैं, लाइक आपको अगर आपने सुनी हुई हो तो आप आराम से मार्क कर सकते हो, डिस्पर्स के नाम से ही पता लग रहा है डिस्पर्स डाई है, सही है। तो ये क्या है भाई? डिस्पर्स डाई की एग्जांपल्स हो, सही है। आगे चलते हैं, फाइबर रिएक्टिव टाइप कि जो फाइबर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करने वाले डाइज हैं, रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें प्रॉपर एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, लाइक कॉटन, रेयन, नायलॉन, दे आर डाइड यूजिंग दिस टाइप, कि फाइबर रिएक्शन जब होता है, सही है। इसकी एग्जांपल में आ जाता है विनाइल सल्फोन, ठीक है, विनाइल सल्फोन। अब ये वाली जो बात है एमसीक्यू में आ सकती है, सही है, और इसको आप क्या कहते हो? सल्फेटो इथाइल सल्फोन, सल्फेटो इथाइल सल्फोन। अच्छा, ऊपर एक एमसीक्यूज में क्या आ सकता था भाई? यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नियर ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर वाला पॉइंट, सही हो गया। अच्छा, कोलाइड वाली जो बात है, कोलाइड बनाते हैं वाटर में, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये मार्टियस येलो जो है ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है, और विदाउट एडिशन ऑफ मॉडर्न वाली बात तो बड़ी ही सिंपल है, जनरली एजोडाइज होते हैं ये वाली बात पूछी जाती है। उनकी सॉलिबिलिटी कैसे रिड्यूस की जाती है भाई? एडिंग ऑफ, एडिशन ऑफ सॉल्ट से, ठीक है। तो ये बात थी, बस ये एमसीक्यूज के लिहाज से बातें आ सकती हैं। आगे चलो, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू में क्या बात ज़्यादा आ सकती है प्रॉपर, ठीक है, बाकी बातें कोई एमसीक्यू के लिहाज से पूछे जाने का कोई चांस होता नहीं है, आपको देखकर इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। अब ये सारा कंटेंट है, पढ़ना आपने सारा है, समझना सारा है, लेकिन जिन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है उन पॉइंट्स का आपको पता हो। वेट डाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है, हम लोग ऊपर भी पढ़ के आए थे, जो इंडिगो है वो वेट डाइज में, वेट प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। वेट डाइज का क्या काम भाई? दे बिकम वाटर soluble when they are mixed with powerful reducing agents, जब आप इनको रिड्यूस करते हो, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ ट्रीट करते हो तो वो वाटर soluble बन जाते हैं, ठीक है। रिडक्शन वॉज परफॉर्म्ड इन वुडन वैट्स, जो रिडक्शन पास्ट में ना जो ये डाइज थे, जिस तरह इंडिगो डाई है,
इसको वुडन वैट्स में जो है वो रिडक्शन इसकी परफॉर्म की जाती थी। देखो रिडक्शन क्यों करा रहे हो आप, करा ही क्यों रहे हो? रिडक्शन इसलिए करा रहे हो ताकि वो चीज़ वाटर सोल्यूबल हो जाए। वाटर सोल्यूबल होगी तो आप उसमें क्लॉथ डालोगे, और जैसे ही क्लॉथ उसके अंदर जाएगा, क्लॉथ के ऊपर प्रॉपरली वो डाई अप्लाई हो जाएगा, तो आप फ़ौरन से उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दोगे और फिर वो ऑक्सीडाइज होकर वापस से कलर गेन कर लेगा। सही है? तो ये प्रोसेस था। अब ये पास में ये जो प्रोसेस की रिडक्शन वाला जो पार्ट है वो वुडन वैट्स में होता था परफॉर्म, तो इसलिए इसको हम लोग वैट डाइंग प्रोसेस कहते हैं, वैट डाइंग प्रोसेस कहते हैं। क्लोथ वॉज सोक्ड इन रिड्यूस्ड डाई, hung in air and oxidized to regain its color। सही है? Mostly are derivatives of anthraquinone और इंडेंथ्रोन। एंथ्राक्विनोन और इंडेंथ्रोन के डेरिवेटिव्स हैं मोस्टली। किसकी बात हो रही है? वैट डाइंग की। अब यहाँ पर एमसीक्यू के लिहाज से अगर आप देखो तो ये जो वाटर सोल्युबिलिटी वाली बात है कब होती है? जब आप रिड्यूस फॉर्म में लेकर जाओ। ठीक है? अगली बात ये है जी कि एंथ्राक्विनोन या इंडेंथ्रोन वाली बात। ठीक है? और इंडिगो डाई इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ वेट डाइंग प्रोसेस। अब ये वाली बात हम ऊपर समझ के भी आ चुके हैं, तो इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं। आगे चलो, मॉडर्न डाइस। विच डाइस? मॉडर्न डाइस। अब मॉडर्न डाइस में क्या होता है? देखो मॉडर्न का काम क्या होता है? मॉडर्न को यूज ही तब किया जाता है जब फाइबर और डाई इनके दरमियान की कोई नेचुरल एफिनिटी ना हो, नेचुरली कोई एफिनिटी एग्जिस्ट ना करती हो, तो बीच में आप एक मॉर्डेंट यूज करते हो, मॉर्डेंट जो इन दोनों को इंटरेक्ट कराता है आपस में। ठीक है? मॉर्डेंट के थ्रू ही आपस में जुड़े होते हैं। अब मॉर्डेंट की एक साइड का ग्रुप जो है वो फाइबर के साथ बाइंड करने की स्ट्रेंथ रखता है, तो कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, नेचर रखता है, और दूसरी साइड जो है उसका एक ग्रुप डाई के साथ बॉन्ड करने की वो रखता है, एफिनिटी। अप्लाइड यूजिंग सॉल्ट्स। ठीक है? जो मॉर्डेंट होता है वो आमतौर पे क्या होता है? सॉल्ट्स होते हैं मेटल्स के, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन और टिन भी हो सकता है। ठीक है? टिन, टिन को भी ऐड कर लो, टिन भी हो सकता है। अब ये जो सॉल्ट्स है ना, ये एक्ट करते हैं एज अ मॉर्डेंट, एक्ट करते हैं एज अ मॉर्डेंट। दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज मॉर्डेंट्स। अब सॉल्ट्स का एक साइड जो है वो बॉन्ड्स बना रही है विद द फैब्रिक, और दूसरी साइड जो है वो बना रही है बॉन्ड विद द डाई। फाइबर्स आर फर्स्ट ट्रीटेड विद द मॉर्डेंट। जो फाइबर्स हैं नेचुरली उनकी कोई एफिनिटी नहीं है विद द मॉर्डेंट डाई, पहले आप उसको मॉर्डेंट से ट्रीट कराओगे। अब मॉर्डेंट की फर्दर एफिनिटी विद द डाई है, तो इसलिए डाई आके चिपक जाएगा। मॉर्डेंट फॉर्म्स एन इनसोल्यूबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बिटवीन द फाइबर एंड द डाई। इनसोल्यूबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये जो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये लेक्स की फॉर्म में अपीयर करता है। किस फॉर्म में अपीयर करता है? लेक्स की फॉर्म में। एंड दे आर फास्ट टू लाइट एंड वॉशिंग, यानी रेजिस्टेंट है ये वॉशिंग पे या लाइट पे, ये रेजिस्ट करते हैं ये। ठीक है? इनके अंदर अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, अपने कलर को चेंज नहीं करने देते इतने आसानी से, लाइक फेड नहीं करने देता है। इसकी एग्जांपल की तरफ आओ, एलिजेरिन इसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है। किसकी भाई? मॉडर्न डाइज की। क्या भाई? एलिजेरिन जो है वो बेसिकली एंथ्राक्विनोन डाई है। ठीक है? एंथ्राक्विनोन डाई है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं भाई, बताओ तो सही, चुप ही हो गए हो। ये एंथ्राक्विनोन डाइज पढ़ के आए हैं ना, जिसके अंदर पैराक्विनोइड क्रोमोफोर होता है, तो उसमें एलिजेरिन आया था। ठीक है? उसमें एलिजेरिन आया था जो रूबी रेड क्रिस्टल्स फॉर्म करता था, पर्पल कलर सोल्यूशन देता था जब आप इसको एल्कली में डालते थे। और ये आपको क्या नजर आ रहा है? पैराक्विनोइड। ठीक है? ये आपको क्या नजर आ रहा है? पैराक्विनोइड फॉर्म। और इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें ये होता है कि क्विनोइड आपने ये देख लिया, ठीक है, और ये तीन जो है बेसिकली नेफ्थलीन के, बेसिकली जिस तरह नेफ्थलीन होता है ना उसमें तीन बेंजीन आपस में जुड़े होते हैं, इसमें भी तीन इकट्ठे जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें बीच वाला जो है ना वो बेंजीन नहीं है, उसके अंदर क्विनोइड फॉर्म लगी है, पैराक्विनोइड फॉर्म। और ये यहाँ पर कैटिकोल की तरह दो दो हाइड्रोक्सिल इकट्ठे इकट्ठे पड़े थे। अब हम चलते हैं वापस से। अच्छा, एजो और एंथ्राक्विनोन न्यूक्लियाई बेसिकली ये वाली डाइंग में यूज हो सकते हैं, मॉडर्न डाइंग में। अब ये देखो, फाइबर के पास ये था ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर से ये जो डाई था, ये जो डाई था इसके पास भी क्या था? ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम ने, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ने, ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। अब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ने क्या किया? इस साइड से फाइबर से कुछ बॉन्डिंग की, इस साइड से इसने डाई के साथ बॉन्डिंग की,
और इसने आपस में इनको चिपका दिया, इसने आपस में इनको चिपका दिया। अब फाइबर के ऊपर एक लेयर बन गई है डाई की, इस वजह से उसका कलर इम्पार्ट हो गया है। अच्छा, वैसे डायस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? अभी हम शुरू में पढ़ के आए थे, डायस किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? डायस कलर इम्पार्ट करते कैसे हैं? दे इम्पार्ट कलर्स बाय अल्टरेशन इन द एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन बैंड में क्या करते हैं? अल्टरेशन करते हैं। आगे चलो, सल्फर डाइज। क्या भाई? सल्फर डाइज। सल्फर डाइज में सबसे पहली बात तो ये है कि ये लो कॉस्ट होती है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। डल शेड्स, कॉटन पे जब डल शेड्स देने हो तो आप सल्फर डाइज का इस्तेमाल करते हो। इसका क्रोमोफोर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और वेल डिफाइंड नहीं होता, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर फलां क्रोमोफोर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्रोमोफोर कहा जाता है। कलरलेस इन रिड्यूस्ड फॉर्म, जब रिड्यूस्ड फॉर्म होगी तो वो कलरलेस बेसिकली इसकी अपीयरेंस होगी। सोडियम सल्फाइड हो गया, ठीक है। गेन्स कलर ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराओगे तो कलर रिटेन हो जाएगा, वापस आ जाएगा। एजोइक डाइज, एजोइक डाइज, water insoluble azo dye is produced in fabric itself. Cloth is first soaked in solution of coupling agent like phenol or naphthol, then it is immersed in the solution of oxochromes, and then it is basically suitable for cotton and nylon. देखो, जो क्रोमोफोर है ना, क्रोमोफोर वो फैब्रिक में सबसे पहले क्रोमोफोर होता है, ठीक है। फैब्रिक के अंदर क्रोमोफोर को बेसिकली उसके साथ अटैच किया जाता है। क्रोमोफोर को अटैच करने के बाद आप पहले उसको कपलिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हो। क्रोमोफोर के साथ, क्रोमोफोर को बेसिकली आप कपलिंग एजेंट के साथ ट्रीट करोगे और तब जाके आप ऑक्सोक्रोम से ट्रीट कर पाओगे और तब जाके ये डाई प्रॉपर्ली अप्लाई होगा, ठीक है। ये जो एक डाइज में प्रॉपर स्टेप्स चल रहे होते हैं। वाटर इंसॉल्युबल होता है नॉर्मली, तो आप ये करते हो कि बेसिकली पहले फैब्रिक के साथ जब ये क्रोमोफोर लग गया तो उसको कपलिंग एजेंट के साथ ट्रीट कराओगे और कपलिंग एजेंट को फिर आप ऑक्सोक्रोम के साथ ट्रीट कराओगे, इसके सारे कंपोनेंट्स पूरे हो जाएंगे और फिर ये अटैच हो जाएगा। अब कपलिंग एजेंट फिनोल भी हो सकता है, नेफ्थोल भी हो सकता है। इमर्स्ड इन द सोल्यूशन ऑफ ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। और फिर सूटेबल किसके लिए? कॉटन या नाइलॉन वगैरह के लिए। तो यहाँ तक हमारी डाइज का जो बेसिकली पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया नियरली। अब हम चल रहे हैं हेयर डाइज की तरफ। जो लोग हेयर डाई करते हैं, कलर चेंज करते हैं अपने हेयर का, उनको तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक, ठीक है। आप लोगों ने भी बहरहाल जो नहीं करते उन्होंने भी इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना है। देखो, हेयर डाइज क्या होते हैं? दे आर सच केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू चेंज द हेयर कलर। दे आर सच केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू चेंज द हेयर कलर। हेयर के कलर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। हेयर डाइज के लिए जो प्रोफेशनल टर्म है दैट इज हेयर कलर। हेयर कलर। फर्स्ट सेफ हेयर कलर क्या था? द फर्स्ट सेफ हेयर कलर या फिर द फर्स्ट सेफ हेयर डाई वॉज पैराफिनाइलिन डाई अमाइन। पैराफिनाइलिन डाई अमाइन, सही है। और इट वॉज मेड बाय यूजीन शलर। यूजीन शलर। आगे चलो, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? किसकी बात हो रही है भाई? हेयर डाइज की। दिमाग हाजिर रख के बैठना। हेयर डाइज में जो पहला कंपोनेंट है दैट इज द डाई इटसेल्फ। डाई क्या है? 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन। एक एग्जांपल दी जा रही है। आमतौर पे अमाइनो एरोमेटिक कंपाउंड्स को डाई में यूज किया जाता है इन केस ऑफ हेयर डाइज, ठीक है। अमाइनो मतलब अमाइनो का उसमें होना आमतौर पे कॉमन होता है। वैसे आप मेटल के ऑक्साइड्स को भी यूज कर सकते हो इनके अलावा, और उसकी एग्जांपल टाइटेनियम का डाइऑक्साइड है और आयरन का ऑक्साइड है, सही है। तो ये डाइज हो गए। अभी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए। मॉडिफायर्स में क्या क्या हो सकता है यूज? रिसोर्सिनोल। एंटीऑक्सीडेंट में क्या यूज हो सकता है? सोडियम सल्फाइड। अब रिसोर्सिनोल का एक एडवर्स इफेक्ट है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम को जो है वो बुरी तरह अफेक्ट करता है, सही है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज करते हो सोडियम सल्फाइड को। एल्कलाइजर के तौर पे यूज करते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। सोप भी यूज होता है इसमें। अमोनिया भी होता है कुछ हद तक। वेटिंग एजेंट्स भी होते हैं और फ्रेग्रेंस भी डाली जाती है, सही है। तो ये किसके कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं? हेयर डाइज के कंपोनेंट्स पढ़े हैं। अब टाइप्स की तरफ जाओ। 4 टाइप्स मेंशन है केपीके में। एक नई टाइप एडेड है केपीके में, दैट इज अ टेम्परेरी डाई, जबकि बाकी सब बुक्स में 3 ही टाइप्स हैं, सही है। पहली डाई आ जाती है परमानेंट हेयर डाई, सब में मौजूद है। ऑक्सीडेशन डाइज इसमें यूज होती है। कौन सी डाइज यूज होती है इसमें? परमानेंट हेयर डाइज में ऑक्सीडेशन डाइज। इसके इंग्रेडिएंट्स देखो।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं जी H2O2। H2O2 जितना ज्यादा होगा उतना बेसिकली फायदा तो ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड कलर एंड वाइब्रेंस, बट हेयर के लिए एडवर्स इफेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे। 3 to 6% होता है ये इन केस ऑफ परमानेंट हेयर डाइज। अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है ये अभी हम पढ़ते हैं, पहले हम बाकी देख ले कंपोनेंट्स। कपलिंग एजेंट यूज किया जाता है एक, ठीक है, दैट इज अ मेटा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। एनिलीन क्या होता है भाई? एनिलीन होता है, ये बेंजीन है, ये NH2 लगा है, ठीक है, और ये इसके लिए मेटा पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन इसके लिए मेटा पोजीशन। तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, ठीक है। अच्छा आगे चलो, प्राइमरी इंटरमीडिएट। प्राइमरी इंटरमीडिएट वो कौन होता है? एरोमेटिक पैरा कंपाउंड, एरोमेटिक पैरा कंपाउंड लाइक 1,4 डाइअमाइनो बेंजीन, 1,4 डाइअमाइनो बेंजीन, सही है। अब क्या बोला बेसिकली, कंडीशन क्या है पैरा प्राइमरी इंटरमीडिएट के लिए? एरोमेटिक हो, पैरा पोजीशन पर कुछ ना कुछ लगा हो, जिस तरह 1,4 डाइअमाइनो बेंजीन था, और अमोनिया फॉर बेसिक कंडीशंस। नॉर्मली ये सब कुछ बेसिक कंडीशन में होता है और बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए अमोनिया यूज किया जाता है। अब इनके बारी बारी फंक्शंस देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 to 6% H2O2 होता है परमानेंट डाइज के केस में, और ये क्या करता है? प्राइमरी इंटरमीडिएट यानी सॉरी इस प्राइमरी इंटरमीडिएट के साथ ये क्या करता है? कंबाइन, यानी एरोमेटिक पैरा कंपाउंड के साथ ये क्या करता है? कंबाइन H2O2, और ये क्या करता है? लाइटन कर देता है हेयर को। अब हेयर जो है, ठीक है, इसका एक अपना ओरिजिनल कलर था, ओरिजिनल कलर था। उस कलर को सबसे पहले आप खत्म करोगे, नलिफाई करोगे, लाइट करोगे, तभी तो जाके वो एक ब्लैंक कैनवस के तौर पे एक्ट करेगा। ब्लैंक कैनवस यानी एक ऐसा कैनवस जिसके ऊपर अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं किया हुआ, जो खाली है, तो उसको पहले ये लाइट करेगा अच्छे से ताकि वो बिल्कुल खाली हो जाए, ब्लैंक कैनवस के तौर पे एक्ट करे, और फिर इसके ऊपर कलर इम्पार्ट होगा। अब आगे देखो, जो कपलिंग एजेंट होता है उसका काम क्या होता है? कपलिंग एजेंट इज बेसिकली द पार्ट दैट गिव्स द शेड्स ऑफ कलर्स। जो कलर देने वाला काम है वो कौन करता है? कपलिंग एजेंट करता है। अब याद रखना, मेटा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन कैन एक्ट एज द कपलिंग एजेंट्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए शेड्स ऑफ कलर कौन देता है, आपको पता हो मेटा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन देते हैं। प्राइमरी इंटरमीडिएट का काम भी आप देख चुके हो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलकर लाइट करता है हेयर को, ब्लैंक कैनवस के तौर पे एक्ट करवाता है। अमोनिया का क्या काम है? अमोनिया ये करता है, जो हेयर के नीचे एक क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर, उसको ओपन करता है, हेयर की शाफ्ट को ओपन करता है और स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। चलो आगे देखते हैं। डाई प्रिकर्सर्स पेनिट्रेट इनटू द हेयर टिल द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स तक ही पेनिट्रेट कर जाते हैं डाई के प्रिकर्सर्स, इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर मोर नेचुरल लुकिंग, ये जो बेसिकली परमानेंट हेयर डाइज हैं ये नेचुरल लुकिंग तो होते हैं लेकिन डैमेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। आगे चलो, सेमी परमानेंट हेयर डाइज, टेम्पोरेरी और डायरेक्ट डाइज भी कहते हैं। सेमी परमानेंट हेयर डाइज को टेम्पोरेरी या डायरेक्ट डाइज भी कहते हैं। सरवाइव 4 to 5 शैम्पूज एक बुक में लिखा गया, और एक बुक में लिखा गया 5 to 10 वॉशिंग्स BTB में, ठीक है। वेरी लो लेवल ऑफ डेवलपर, वेरी लो लेवल ऑफ डेवलपर H2O2 एंड अमोनिया, ये वो चीज़ें हैं कि जो हेयर को हार्म बहुत ज़्यादा करती है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। अब इनकी क्वांटिटी कम होने की वजह से ये कुछ ही वॉशिंग्स में निकल जाते हैं, कुछ ही वॉशिंग्स में ये सेमी परमानेंट हेयर डाइज खत्म हो जाता है इनका इफेक्ट, इसीलिए तो इनका लो लेवल यूज किया जाता है कि ये सेमी परमानेंट हेयर डाइज की फॉर्मेशन हो सके, सही है। और ये सेफर फॉर हेयर होता है क्योंकि इनके लेवल्स कम हो गए हैं। बेशक ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 4 to 5 शैम्पूज तक तो चलेगा ना, और जब तक आप 4 to 5 शैम्पूज नहीं कर लेते तब तक आपका हेयर का कलर तो मॉडिफाइड है और सेफर भी है हेयर के लिए, इसलिए इसको प्रेफर भी करते हैं काफी लोग। टॉक्सिक कंपाउंड इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ मौजूद हो सकते हैं, जिस तरह पैराफिनाइल डायामाइन है, पैराफिनाइल डायामाइन। आगे चलो, मोर नेचुरल रिजल्ट एज कंपेयर टू द परमानेंट हेयर कलर, परमानेंट हेयर कलर के लिहाज से मोर नेचुरल होता है रिजल्ट। कैन पेनिट्रेट द सर्फेस ऑफ हेयर इनटू द क्यूटिकल लेयर, यानी इसके भी जो डाई के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं, सेमी परमानेंट हेयर डाई के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स, वो भी पेनिट्रेट कर सकते हैं सरफेस को इनटू द क्यूटिकल लेयर, सही है। आगे चलो, डेमी परमानेंट हेयर डाइज, डेमी परमानेंट हेयर डाइज, दे आर वेरी क्लोज टू द परमानेंट हेयर डाइज।
सेमी परमानेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये उससे तो बहुत ही पीछे हैं, 4 to 5 शैम्पूज या 5 to 10 वॉशिंग्स। लेकिन जो डेमी परमानेंट हेयर डाइज हैं इनकी लास्टिंग है जी एटलीस्ट 6 वीक्स, ये भी लेस डैमेजिंग ही होते हैं। लेकिन इसमें क्या सिनेरियो है, इसमें तो हमने ये पढ़ा कि इनकी बहुत बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है। इसमें क्या है भाई, उसमें तो चलो फिर अमोनिया था, इसके अंदर हम कहते हैं अमोनिया है ही नहीं। इसमें हम ये कहते हैं कि परमानेंट हेयर कलर जो है, परमानेंट हेयर डाई है, वही होता है। लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि ऊपर हम लोगों ने परमानेंट हेयर डाई में पढ़ा था कि इसमें प्रॉपर अमोनिया होता है बेसिक कंडीशंस के लिए, जबकि डेमी परमानेंट के केस में अमोनिया की जगह आप कोई और अल्कलाइन रिएजेंट यूज़ करते हो, लाइक इथेनोलामाइन, सोडियम कार्बोनेट वगैरह। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 जो वहाँ पर 3 to 6% थी, यहाँ पर सिर्फ 1 to 2% है। अल्कलाइन रिएजेंट्स जो कि अब यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि डेमी परमानेंट हेयर डाइज में यूज़ किए जा रहे हैं, दे आर लेस इफेक्टिव देन अमोनिया। इतना ज़्यादा क्यूटिकल लेयर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो इसलिए नो लाइटनिंग ऑफ हेयर, हेयर की लाइटनिंग नहीं होती, लेस डैमेजिंग होता है और लास्ट फॉर 6 वीक्स, 6 वीक्स तक चलते हैं भाई। आगे चलो, टेम्परेरी हेयर डाई, टेम्परेरी हेयर डाइज, they are available in many forms like resins, shampoos, gels और हेयर स्प्रेज आपने देखे होंगे। तो वो टेम्परेरी हेयर डायल होते हैं, मतलब वो एक ही वॉशिंग के लिए होते हैं। बस आपने कोई एक इवेंट पे जाना है और आप चाहते हो कि सिर्फ उस एक इवेंट के लिए ही मुझे चाहिए डाई, मुझे ना तो वो 5 to 10 शैम्पूज के लिए चाहिए, ना मुझे वो कोई 6 वीक्स के लिए चाहिए, ना मुझे पक्का पक्का चाहिए, सिर्फ एक इवेंट के लिए और फिर ख़त्म हो जाए इफेक्ट। तो दे आर ब्राइटर एंड मोर वाइब्रेंट, लाइक उसने सिर्फ एक इवेंट तक ही रहना है, तो वो जो इसकी केमिकल कंपोजिशन वो ऐसी बनाई जाती है कि ये ज़्यादा ब्राइटर हो और ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स आएँ, ठीक है, प्रॉपर पता लगे कि वो कलर चेंज हुआ है। डाई मॉलिक्यूल्स कैंट पेनिट्रेट द क्यूटिकल लेयर, यहाँ पर भी पेनिट्रेशन ऑफ द क्यूटिकल लेयर ऑफ हेयर इज नॉट पॉसिबल। अगर पेनिट्रेशन होती प्रॉपर तो फिर आप कहते हैं कि लाइटनिंग ऑफ हेयर हुई है और प्रॉपर किस्म का सारा कुछ जो है वो चेंज हुआ है, तो वहाँ पे तो डैमेज होना था हेयर ने, और वो एक से ज़्यादा वॉशिंग तक फिर लास्ट भी करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वॉशिंग में ही रिमूव हो जाता है, 1 से 2 वॉशिंग्स पे इजीली रिमूव्ड इन अ सिंगल शैम्पूइंग, ठीक है, एक ही दफ़ा शैम्पू करने पे ये रिमूव हो जाते हैं। और देर इज़ नो अमोनिया इन द टेम्परेरी डाइज, नो अमोनिया इन द टेम्परेरी डाइज, और ये केपीके में मैंशनड है। ये चौथी टाइप जो है वो बेसिकली केपीके में मैंशनड है, सही है। अच्छा आगे चलो, साइड इफेक्ट्स ऑफ डाइज, साइड इफेक्ट्स ऑफ डाइज में आप पढ़ोगे रिसोर्सिनॉल एंड पैराबेन्स। आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं ब्यूटी के, उसमें लिखा होता है पैराबेन फ्री, पैराबेन फ्री, ठीक है। वो क्यों भाई, पैराबेन क्या हार्मफुल है हमारे लिए? बिल्कुल। पैराबेन और रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल तो ऊपर भी बता के हूँ, दे डिसरप्ट द एंडोक्राइन सिग्नलिंग प्रोसेस। एंडोक्राइन जो आपकी हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके अंदर डिसरप्शन पैदा करती हैं ये दो चीज़ें, सही है। इसीलिए पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, रिसोर्सिनोल फ्री, इस तरह के आपको लेबल्स भी मिलेंगे कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेस्ड अपॉन डाइस, और हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके में समझा, सही है। और जितना टाइम आप लोगों को लगा है ना ये लेक्चर अटेंड करने में, मुझे यकीन करें लाइक कम से कम भी ना 4 से 5 घंटे लगातार लगे इन सारी स्लाइड्स को प्रिपेयर करने में। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाजमी कमेंट्स में अपना रिव्यू दीजिएगा, या फिर मुझे डीएम करके अपना रिव्यू लाजमी सेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।